एक्चुअली संख्या के लिहाज से तो पूर्वी बंगाल नंबर 1 पर आता था, तो फिर तो बंगला को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए था। और यदि बंगला के प्रति जिन्ना के मन में बहुत ही नेगेटिव भाव था, मान लीजिए, तो फिर पंजाबी को बनाना चाहिए था, क्योंकि पंजाबियों की जनसंख्या, बंगालियों के बाद पंजाबियों की जनसंख्या आती थी। लेकिन उन्होंने तो ना बंगला को बनाया, ना पंजाबी को बनाया, ना पश्तो को बनाया, ना बलोची को बनाया, ना सिंधी को बनाया, उन्होंने उर्दू को बनाया। जब पाकिस्तान बना इस आधार पर कि मजहब के आधार पर बना, तो फिर मजहब की भाषा कौन सी है? भाई साहब वो तो उर्दू है, तो फिर पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू मानी जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने उर्दू घोषित की तो बंगाल वालों ने विद्रोह कर दिया, और अब तो आपके सामने पश्तून वाले भी विद्रोह कर रहे हैं, और बलोच तो खैर शुरू से ही खड़े हैं, और अब सिंध वाले भी विद्रोह कर, अब तो पंजाब में भी विद्रोह शुरू हो गया है। तो उर्दू को प्रैक्टिकली पाकिस्तान पर थोपा गया, और उर्दू ही पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। उसने पहली बलि ले ली है उर्दू ने बांग्लादेश के नाम से, और दूसरी बलि लेने के लिए वो कम से कम तैयारी कर रहा है। कहता है पाकिस्तान भी अजीब देश है, घर में हम पंजाबी बोलते हैं, और स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है उर्दू तो उर्दू बोलता है, मैडम उर्दू बोलती है जो पढ़ाती है। जब किताब खोलता है तो अंग्रेजी में छपी होती है, जब मरते हैं तो अरबी के माध्यम से खुदा के पास जाते हैं। सर, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे? देखिए जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा जो है उर्दू क्यों बनाएगी, उसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है। मेरे ख्याल लाभ की बात तो बाद में आएगी, नुकसान पहले क्या है जी। जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना पूर्वी बंगाल में गए थे, जो आजकल बांग्लादेश कहलाता है, उन दिनों पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो उन्होंने वहाँ जो भाषण दिया, ये शायद 1947 में पाकिस्तान बना, 48 की बात है, वो बहुत जल्दी जिन्ना सब पूरे ही हो गए थे। तो वो पूर्वी बंगाल में गए, वहाँ उन्होंने भाषण किया कि अब देश की राष्ट्रभाषा उर्दू बन गई है, सभी को उर्दू सीखना चाहिए। और ऐसा सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि उसके इस भाषण के दूसरे दिन ही पाकिस्तान टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अच्छा। बांग्लादेश तो मतलब ये पूर्वी बंगाल तो बंगाल के लोगों का था। हाँ। तो बंगाल के लोगों की मातृभाषा बंगला है, उर्दू कैसे हो सकती है? हाँ, नेचुरली उनका तो एक और भी प्रश्न था कि भाई हमारी मातृभाषा बंगला है, अब ठीक है बंगला को मत राष्ट्रभाषा बनाओ। पाकिस्तान वालों की मातृभाषा पंजाबी है, बिल्कुल, आप उसको मत राष्ट्रभाषा बनाओ। पश्तून जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा आजकल जिसको नाम दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, उनकी मातृभाषा पश्तो है मातृभाषा। ठीक है, आप उसको मत राष्ट्रभाषा का दर्जा दीजिए। बलोचिस्तान की बलोची भाषा है, तो सिंध की सिंधी भाषा है। तो ये उर्दू जिसकी आप बात कर रहे हो, ये देश के किस प्रांत की भाषा है? पाकिस्तान के किस? हाँ, पाकिस्तान के, नेचुरली पाकिस्तान के किस प्रांत की भाषा है, ताकि हम उसको स्वीकार कर लें जो राष्ट्रभाषा है। पंजाबी को भी आप घोषित कर देंगे, चलिए पंजाबी की संख्या ज़्यादा है, देखिए पूरे वैसे तो बांग्लादेश भर की संख्या, एक्चुअली संख्या के लिहाज से तो पूर्वी बंगाल नंबर 1 पर आता था, तो फिर तो बंगला को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए था। और यदि बंगला के प्रति जिन्ना के मन में बहुत ही नेगेटिव भाव था, मान लीजिए, तो फिर पंजाबी को बनाना चाहिए था, क्योंकि पंजाबियों की जनसंख्या, बंगालियों के बाद पंजाबियों की जनसंख्या आती थी। लेकिन उन्होंने तो ना बंगला को बनाया, ना पंजाबी को बनाया, ना पश्तो को बनाया, ना बलोची को बनाया, ना सिंधी को बनाया, उन्होंने उर्दू को बनाया। तो प्रैक्टिकली देखिए इसका कारण ये है, कुछ लोगों ने भाषा को मजहब से जोड़ दिया। भाषा का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है भाई, मान लीजिए आप तमिलनाडु की बात ले लीजिए, तमिलनाडु में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, तो उनकी मातृभाषा तो तमिल ही है। मान लीजिए आज मैं, मान लीजिए हिंदू हूँ और तमिलियन हूँ, मैं आज मुसलमान बन जाता हूँ, तो मेरी मातृभाषा के तमिल से बदलकर उर्दू हो जाएगी एक दिन में? नहीं होगी। कुछ लोगों ने गड़बड़ ये हुई भाई, कुछ लोगों ने भाषा को मजहब से जोड़ दिया। ठीक है, और पाकिस्तान बना ही मजहब के आधार पर था जी। जब एक देश मजहब के आधार पर बना तो फिर प्रश्न आया कि अब राष्ट्रभाषा कौन सी हो, तो मजहब के आधार पर बना है तो मजहब की भाषा हो सकती है उर्दू, फिर तो अरबी हो सकती थी। कि भाई मोटे तौर पर इस्लाम जहाँ पैदा हो वो अरब देश में पैदा हुआ, तो उनकी मातृभाषा अरबी थी। ठीक है, तो इसलिए फिर या तो अरबी हो सकती है। तो लोगों ने कहा भाई अरबी कौन सीखेगा, अब जो नया क्लेश खड़ा हो जाएगा, अरबी कैसे सीखेंगे, क्योंकि तब उर्दू अरबी जा रही थी नेचुरली। और नंबर 2 भाई, पाकिस्तान और इंडिया में अरबी का क्या लेना देना था, वो तो शासक आए थे, गवर्नमेंट बनाई, जबरदस्ती भाषा थोपी, तब भी नहीं थोप सके भाई, तब भी पूरे हिंदुस्तान में कौन अरबी जानता है। बिल्कुल,
इतने साल उनके राज रहे तब भी कोई नहीं जानता, तुर्कों का राज रहा तुर्की नहीं कोई जानता। तो इसलिए भाषा कौन सी, अरबी तो बन ही नहीं सकती थी, फिर कौन सी बनाई जाए। इंडिया में एक गड़बड़ हुई, देखिए सबसे ज़्यादा कुछ लोगों ने हिंदी को अरबी लिपि में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर जब मान लीजिए मैं भाई सेंट्रल एशिया का व्यक्ति हूँ, मैंने जहाँ राज स्थापित कर लिया है, गवर्नमेंट बना ली है, अब जहाँ की भाषा कौन सी है मुझे सीखनी पड़ेगी। यदि मैं बाहर से आया तो भाषा तो कम से कम सीखनी पड़ेगी। मैंने भाषा तो सीख ली लेकिन लिपि नहीं सीखी। लिपि मेरे पास वही थी जो उस देश की थी, अरबी लिपि थी। मैंने जहाँ की भाषा अरबी लिपि में लिखनी शुरू कर दी। ठीक है। तो अभी भी भाई लोग बहुत से पंजाब में, पाकिस्तान बड़ा जो पंजाब है उसमें पंजाबी को अरबी लिपि में लिखते ना। हाँ जी, हाँ जी, भाषा पंजाबी है, लिखते अरबी लिपि में है। तो जब बाहर के हमलावर आए उन्होंने जहाँ की भाषा तो सीख ली, इतना बड़ा देश है, भाषा सीखे बिना तो काम चल नहीं सकता था। और नॉर्थ इंडिया में आए थे तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया की भाषा सीख ली, मोटे तौर पर हिंदी बोली जाती थी, लिखी अपनी स्क्रिप्ट में अरबी में। तो उसमें फिर जब भाई मान लीजिए मैं सेंट्रल एशिया को हूँ तो फारसी के, तुर्की के 10 शब्द आएंगे उसमें, बिल्कुल आएंगे। तो उसमें कुछ अल्फाज फारसी के आ गए, कुछ तुर्की के आ गए, कुछ इसका अरबी के आ गए। तब उन भले मानसों ने इसका नाम भी बदल दिया। अब ये भाषा जो है, भाषा हिंदी है, लिखी अरबी स्क्रिप्ट में जा रही है, लेकिन 20 शब्द उसमें तुर्की, फारसी, अरबी के आ गए हैं। अब उन्होंने कहा ये भाषा उर्दू है। अच्छा। हमने आज तक ये तो देखा, देखिए कि भाषा 2 लिपियों में, 3 लिपियों में लिखी जा सकती है। ठीक है। जैसे मैंने पंजाबी का कहा ना जी, पंजाबी अरबी लिपि में लिखी जा रही है पाकिस्तान में, जहाँ गुरमुखी लिपि में लिखी जा रही है। कुछ लोग देवनागरी में भी लिख देते हैं। अब तो रोमन में भी लिखने लगे। अब रोमन में भी लिखते हैं। भाषा को आप 3-4 लिपियों में लिख सकते हो। वैसे टेक्निकली तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, बिल्कुल होती है, और जो भाषा होती है उसी लिपि में लिखी जाए तो उच्चारण भी ठीक रहता है, गड़बड़ नहीं होती। लेकिन चलिए कुछ लोग, भाई मान लीजिए मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है, पंजाबी नहीं आती, मैंने पंजाबी सीख ली, लेकिन अब मैं पंजाबी का का खा गाह कहाँ से सीखूँ? मैंने उसको ABC में लिखना शुरू कर दिया, रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कर दिया। ये हिंदुस्तान में गड़बड़ क्या हुई, जब इन लोगों ने हिंदी भाषा सीखकर उसको अरबी लिपि में लिखना शुरू किया, उसका नाम भी उर्दू दे दिया। और क्योंकि ये मुगलों ने काम किया था, इसलिए जितने लोग जहाँ कन्वर्ट हुए तो उन्होंने नोइंगली और अननोइंगली, मैं अननोइंगली भी कह रहा हूँ, उन्होंने ये मान लिया कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है। ठीक है। जब पाकिस्तान बना इस आधार पर कि मजहब के आधार पर बना, तो फिर मजहब की भाषा कौन सी है भाई साहब? वो तो उर्दू है। तो फिर पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू मानी जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने उर्दू घोषित की तो बंगाल वालों ने विद्रोह कर दिया, और अब तो आपके सामने पश्तून वाले भी विद्रोह कर रहे हैं, और बलोच तो खैर शुरू से ही खड़े हैं, और अब सिंध वाले भी विद्रोह कर रहे हैं। अब तो पंजाब में भी विद्रोह शुरू हो गया है। पंजाब ने, जबकि सबसे पहले पंजाब ने उर्दू को स्पॉन्सर किया था, अब पंजाब में भी जो पंजाबी के हमदर्द हैं वहाँ सभी लोग पंजाबी ही, लेकिन कुछ लोग पंजाबी को डिसोन कर रहे हैं कि वो कहते हैं, अभी आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान से आजकल बहुत से ना यूट्यूब में वीडियो आते रहते हैं, खास करके पब्लिक लेवल के जी। तो उसमें मैं कई बार सुनता हूँ, वो व्यंग से कहते हैं कि ये उर्दू तो कराची में बोली जाती है। फिर वो एक पात्र दूसरे को कहता है कि आप पंजाबी मत बोलना। ये लोग कहेंगे हम अनपढ़ हैं, हम गवार हैं, हमें उर्दू नहीं आती, तो उर्दू बोलनी पड़ेगी तो लोग समझेंगे जो पढ़े लिखे हैं। तो उर्दू को प्रैक्टिकली पाकिस्तान पर थोपा गया, और उर्दू ही पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। उसने पहली बलि ले ली है उर्दू ने बांग्लादेश के नाम से, और दूसरी बलि लेने के लिए वो कम से कम तैयारी कर रहा है। इसलिए मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उर्दू नाम ही मिसनोवर है। हिंदी अरबी में लिखी गई तो उसको उर्दू करना शुरू कर दिया। और जिस हिस्से में पाकिस्तान बना हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आप समझिए वहाँ के लोगों की अपनी समृद्ध भाषाएं हैं। बलोची भाषा बड़ी समृद्ध है, पश्तून भाषा बड़ी समृद्ध है, पंजाबी तो खैर है ही समृद्ध, तो आप उसमें उर्दू थोपेंगे तो गड़बड़ होगी। वो हो रही पाकिस्तान में, बिल्कुल हो रही है। तो ये तो हुआ नुकसान, फ़ायदा भी कुछ हुआ था? फ़ायदा ये हुआ, फ़ायदा यदि उस सेंस में देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से पैसे वाले मुसलमान वहाँ चले गए थे। ठीक है। क्योंकि देखिए जो पंजाब से गए ना, पंजाब में से तो सभी चले गए। हमारे पंजाब जब मैं गया तो हमारे पूर्वी पंजाब से वो गरीब भी गए, दूसरे भी गए, लेकिन यूपी बिहार में जो मुस्लिम लीग के गढ़ थे एक प्रकार से, आम आदमी तो कैसे जाता बेचारा। तो जो पैसे बड़े थे, नवाब टाइप लोग, हाँ, जो नेचुरली जो बड़े लोग थे,
तो वो शिफ्ट कर गए। शिफ्ट करने का कारण भी यही था कि अब मज़हब के आधार पर देश बन गया है, तो हम इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, जहाँ नवाब हैं वहाँ जाकर कंट्रोल करेंगे। उनकी भाषा उर्दू थी। ठीक है। अच्छा भाई यूपी वाले को तो ना पंजाबी आती थी, ना सिंधी आती थी, ना पश्तो आती थी, ना बलोची आती थी, सिर्फ उर्दू आती थी। ये यूपी बिहार वाले जो लोग गए इनको तो हिंदी आती थी, ये हिंदी को उर्दू कहते थे। हाँ। क्योंकि लिखते उसको अरबी स्क्रिप्ट में थे। इन्होंने वहाँ जाकर उर्दू के माध्यम से, और पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। जी जी जी। भाई अब फिर मान लीजिए ये जो मुहाजिर हैं, इनको मुहाजिर कहते हैं, जो हिजरत करके चले गए, ये शब्द हिजरत से जुड़ा हुआ है, तो मुहाजिरों की भाषा राष्ट्रभाषा बन गई। तो मुहाजिरों को तो लाभ हुआ ही भाई। जिनका वहाँ बेस ही नहीं है, ना मुहाजिरों का कोई प्रांत है, ना कोई एरिया है, वो इधर उधर से बिहार यूपी के कुछ जिलों से उठकर गए हैं और उनकी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। तो सबसे बड़ा लाभ तो मुहाजिरों को हो गया भाई। पाकिस्तान के जो मूल लोग मैं कहता हूँ, जैसे पंजाबी सिंधी, जैसे लोकल लोग कह लीजिए, जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान हुआ, लेकिन मुहाजिरों को लाभ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ नुकसान जो आपने मुझे एकदम से मैं स्ट्राइक हुई कि नुकसान ये हुआ कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है यानी कि डायलेक्ट है वो टूट गया। नेचुरली भाई देखिए केशव जी, मैं कहता हूँ टूटने को भी छोड़िए जी, आपकी भाषा के प्रति हीन भाव पैदा कर दिया। कि पंजाबी तो अनपढ़ बोलते हैं, जो गांव के गवार लोग हैं, उर्दू तो जड़ी है, विद्वानों की भाषा है। एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें उसने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। वो कोई मरासी था, मरासियों का वीडियो था। उसने कहा, कहता ये पाकिस्तान भी अजीब देश है, घर में हम पंजाबी बोलते हैं और स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है उर्दू तो उर्दू बोलता है, मैडम उर्दू बोलती है जो पढ़ाती है। जब किताब खोलता है तो अंग्रेजी में छपी होती है, जब मरते हैं तो अरबी के माध्यम से खुदा के पास जाते हैं। तो मेरा मतलब हमारी भाषा जो उनका कहना, जो मेरी भाषा है वो कहीं प्रयोग ही नहीं होती। स्कूल में जाता है बच्चा तो मैडम उर्दू बोलती है, वो किताब खोलता है तो अंग्रेजी में छपी होती है, मरता है तो अरबी भाषा के माध्यम से खुदा के पास जाना पड़ता है। तो ये नुकसान लाभ जो भी हुआ मुहाजिरों को तो हुआ ही, खैर इसमें तो दो राय नहीं। बिल्कुल। तो शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाहता था क्योंकि मैंने मतलब आपके द्वारा ही सुना था, तो मुझे लगा आपसे ही पूछा जाए कि आखिरकार इस लैंग्वेज के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं।